चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनके ऊपर जो जूता फेंका गया है, ये जो मनवादी व्यवस्था है वो बताना चाहता है। और हम आरएसएस के लोग इस भारतीय संविधान को नहीं मानते हैं। सत्ता का संरक्षण उसको प्राप्त है, चीफ ऑफ जस्टिस है वो नहीं सुरक्षित है, तो आम बेरोजगार आम युवाजन कैसे सुरक्षित होंगे, हमारी माताएं बहनें कैसे सुरक्षित होंगे। ऐसे लोगों को फांसी देना चाहिए। इस धम्मो सनातना तब वो तथागत गौतम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। अगर खान सर को इस देश का शिक्षा या स्वास्थ्य मंत्री बनाया जाए, और खान सर को शिक्षा मंत्री जरूर बनाना चाहिए। धन्य है आप लोग की हम लोग की आवाज को दिखाते हैं, नहीं तो हम लोग की आवाज कहीं ना कहीं दबा दी जाती है। लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, आपके चैनल को सपोर्ट करना चाहिए। फूल हूँ कांटे बनने पर मजबूर ना करो, मैं बुद्धिजीवी हूँ युद्ध करने पर मजबूर ना करो। इतना जुल्म ना करो भीम के लाडलों को कि कलम चलाने वालों को तलवार चलाने पर मजबूर ना करो। हम भूले नहीं है, भीमा कोरेगांव दोहरा देंगे तो इस प्रदेश से मनुवाद का खात्मा हो। दुनिया ने युद्ध दिया, हमने बुद्ध दिया, हम बुद्ध की धरती से आए हैं, लेकिन बुद्ध के ही देश में कहीं ना कहीं बुद्ध के विरोध में या बुद्ध के वंशज के विरोध में युद्ध छेड़ा जा रहा है। इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। आने वाले समय में हम लोग बताएंगे, आ रहे युवा सर पे कफन बांध के, फिर हम लोग निकल पड़े हैं, बताएंगे इस व्यवस्था को बताएंगे। भीम भारत में अगर आए ना होते, शोषित मजलूमों का कोई सहारा न होता, न टूटती गुलामी के बंधन अगर माता भीमा का प्यारा न होता, अगर माता भीमा का प्यारा न होता। नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। मिशन न्यूज डीसीके में आपका स्वागत है। कैमरा पर्सन जूली भारती के साथ मैं दिनेश चंद कुशवाहा। आप देख सकते हैं लखनऊ जो मानवर कांसीराम साहब के स्मारक पार्क में आज उनका जो परिनिर्वाण दिवस मनाया गया बहन जी के द्वारा, और लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे, और उन्हीं लाखों की संख्या में एक हमारे साथ युवा पहुंचे हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे। अभी इनका परिचय मुझे पता नहीं है, हम इन्हीं से जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो भाई आपका परिचय जानना चाहिए। और मेरा परिचय वीरेंद्र आजाद भारती, जिला अध्यक्ष गोंडा, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा उत्तर प्रदेश। इस समय वर्तमान में संगठन के द्वारा मुझे प्रदेश में प्रदेश सदस्य के रूप में जिम्मेदारी दी गई भारतीय विद्यार्थी मोर्चा से डिस्ट्रिक्ट गोंडा। हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने देखा होगा कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज साहब हैं, सीजीआई साहब, उनके ऊपर एक जूता फेंका गया, इसको एक युवा कैसे देखता है? देखिए, माननीय गवई साहब के ऊपर जो जूता फेंका गया है वो कहीं ना कहीं ये बताने का, ये जो ब्राह्मणी व्यवस्था है बताने का प्रयास की है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनके ऊपर जो जूता फेंका गया है, ये फेंकने से कहीं ना कहीं ये जो मनवादी व्यवस्था है वो बताना चाहता है कि हमारा जो आरएसएस का 100 साल है वो पूरा हो गया है। और हम आरएसएस के लोग इस भारतीय संविधान को नहीं मानते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान में कहीं ना कहीं समानता है, क्योंकि आर्टिकल 14 समानता की बात करता है और आरएसएस जो है वो कर्मिका समानता का बात करता है। तो इसीलिए आरएसएस की कहीं ना कहीं मिली भगत से, मेरा मानना है आरएसएस के मिली भगत से आदरणीय जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है बीआर गवई साहब, उनके ऊपर जो जूता फेंका गया है कहीं ना कहीं वो रूढ़िवादी मानसिकता का है, वो आरएसएस का व्यक्ति है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी कहीं ना कहीं सत्ता का संरक्षण उसको प्राप्त है। इसीलिए मैं इसका घोर निंदा करता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब देश का सर्वोच्च न्यायालय का जो चीफ ऑफ जस्टिस है वो नहीं सुरक्षित है, तो आम बेरोजगार आम युवाजन कैसे सुरक्षित होंगे, हमारी माताएं बहनें कैसे सुरक्षित होंगी। कहीं ना कहीं उन्होंने मैसेज देने का प्रयास किया कि हम आपके इतने बड़े ओहदे पर आप पहुंच जाएंगे, फिर भी मेरे लिए मान्यवर 2024 का चुनाव जीतने से पहले एक इन लोगों ने स्लोगन दिया कि हम लोग अब की बार यानी कि 400 पार, और अब की बार यानी कि हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार होगी, तो हम भारतीय संविधान को उनमें जो प्रत्येक आर्टिकल है समाज के हित में है उनको नस्तेनाबूद करने का काम करेंगे। तो वो तो करने में कामयाब नहीं हुए, क्योंकि पूर्ण बहुमत सरकार बनाना चाहते थे और पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाए, क्योंकि मान्यवर कांसीराम साहब कहा करते थे कि हमें मजबूत सरकार नहीं मजबूर सरकार चाहिए। तो हम बहुजनों ने मजबूत सरकार नहीं बनने दिया, मजबूर बनाने में हम लोग कामयाब हो गए। तो मजबूर सरकार है, इसीलिए ये लोग संविधान के साथ कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए इनकी जो रूढ़िवादी मानसिकता है, इस मानसिकता की वजह से बीआर गवई साहब के ऊपर जूता फेंका गया है, और इसका मैं घोर निंदा करता हूँ। ऐसे कुकर्मी व्यक्ति के ऊपर, ऐसे कुकर्मी व्यक्ति, ऐसी रूढ़िवादी मानसिकता जो जिसके अंदर है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं ऐसे लोगों को फांसी देना चाहिए। इनकी क्या जरूरत है? जो समाज में असमानता के नाम पे, जाति के नाम पे, अस्पृश्यता के नाम पे भेदभाव कर रहा है ऐसे लोगों को, और वो कहते हैं सनातन का विरोध कर रहे हैं।
गवई साहब को कह रहे सनातन का विरोध कर रहे हैं, जबकि गवई साहब बुद्धिस्ट आदमी है और बुद्धिस्ट आदमी होने के साथ साथ उनका जो परिवार है वो अम्बेडकरवादी परिवार है। उनके पिताजी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ ही हुआ करते थे और वो बुद्धिस्ट होने के नाते तथागत गौतम बुद्ध जी ने कहा एस धम्मो सनातना, तब वो तथागत गौतम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, वो बुद्धिस्ट हैं, तो सनातन का विरोध कैसे कर सकते हैं? कहीं ना कहीं इसमें आरएसएस का मिलीभगत है। आपने रूढ़िवादी का जिक्र किया, यही उत्तर प्रदेश की सरकार, जब आप कांवड़ लेके जाते हैं तो पुष्प वर्षा होती है, जब आप डिग्री लेके नौकरियां मांगते हैं, रोजगार मांगते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं तो लाठीचार्ज होती है। मान्यवर, यही तो हमारे देश में यही तो विडंबना है, हमारे देश की यही सबसे बड़ी विडंबना है। ये जो वर्तमान सरकार है, जो मनुवादी व्यवस्था है, ये नहीं चाहती है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़े समाज के लोग इस देश के शासक बन सके, ये कर्मचारी अधिकारी बन सके, ये डॉक्टर इंजीनियर मास्टर बन सके। क्योंकि अगर हम विद्यालय में जाते हैं या अपना हक अधिकार मांगते हैं, हमारा हक अधिकार हमको मिल जाता तो फिर लड़ाई ही किस बात की थी? ये कहीं ना कहीं जो फूल वर्षा हो रहा है, अभी आपने प्रयागराज में देखा होगा, वहां पर पुष्प वर्षा हुआ, मैं उसका उस वर्षा की अच्छी बात है, लेकिन जब हम लोग आंदोलन करते हैं, अपनी हक और अधिकार को मांगते हैं, तो आप छोटा चार्ज करते हैं। वहां पर भी आपको पुष्प वर्षा करके रोजगार देना चाहिए, क्योंकि इस देश की सबसे बड़ी अगर कोई इस समय मुद्दा है तो वो मुद्दा है रोजगार। और रोजगार जो ये मुद्दा है, ये विकराल रूप लेता जा रहा है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ इस देश में जो भी रोजगार को लेकर के, अभी आपने देखा होगा 6 अक्टूबर को भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के द्वारा, हमारे संगठन के द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर पे एक बड़ा आंदोलन किया गया। वहाँ पर कई हजार लोग आए, उस आंदोलन में विपिन सर भी आए थे बिहार के। और आने वाले समय में हम लोग एक बड़ा आंदोलन और करेंगे भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के द्वारा, उसमें खान सर भी आएंगे, क्योंकि वो विद्यार्थियों के हित में बहुत सारा कार्य कर रहे हैं। खान सर, आपने खान सर का जिक्र कर दिया, तो एक खान सर के लिए मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। जो खान सर अपनी खून पसीना की कमाई से बच्चों को पढ़ा लिखा कर IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर बना सकते हैं, और उन्होंने गरीबों के लिए, मजबूरों के लिए एक हॉस्पिटल भी खोल रखा है, क्योंकि जो प्राइवेट वाले अस्पताल और स्कूल वाले जो शोषण करते थे, उस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए। तो मेरा सवाल, एक आप युवा हैं और आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, मेरा आपसे सवाल है, आपसे समझना चाहेंगे कि अगर खान सर को इस देश का शिक्षा या स्वास्थ्य मंत्री बनाया जाए तो क्या इस देश की तस्वीर और तकदीर बदल सकती है? देखिए, युवा देश का रीढ़ होता है, और मैं युवा की हैसियत से, संगठन की हैसियत से तो बोल ही रहा हूँ, लेकिन युवा होने के नाते, एक युवा की पीड़ा को समझते हुए मैं और मेरा ऐसा मानना है कि खान सर विद्यार्थियों के हित में, समाज के हित में, समाज में जो दबे कुचले लोग हैं, जो 500-1000 रुपये दे करके एक्सरे नहीं करवा सके, वो वहां पर 30 रुपए 25 रुपए में एक्सरे कर रहे हैं। और कहने का मतलब है, कैंसर जैसी लाइलाज जो बीमारी हुआ करती थी, उसका भी कहीं ना कहीं उपचार करने के लिए उन्होंने अपने हॉस्पिटल में जगह, और उनका जो हॉस्पिटल है वो दिन प्रतिदिन बढ़े, ऐसा मैं कामना करता हूँ, प्रकृति से कामना करता हूँ। और खान सर को शिक्षा मंत्री जरूर बनाना चाहिए, जो इस देश में IAS, PCS तैयार कर सकता है। IAS, PCS जो होता है कहीं ना कहीं सिविल सर्विस में होता है, वो भी एक, ये जो कहीं ना कहीं कार्यपालिका होता है उसका रीढ़ होता है जी। क्योंकि इस देश में कहीं ना कहीं जो काम कर रही है, 3 मुख्य रूप से 3 कर रहे हैं, लेकिन चौथा मीडिया है। मीडिया बिका हुआ है, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया। लेकिन मीडिया जो है, गोदी मीडिया की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। धन्य है आप लोग की, हम लोग की आवाज को दिखाते हैं, नहीं तो हम लोग की आवाज तो कहीं ना कहीं दबा दी जाती। इसीलिए कहते हैं सोशल मीडिया इज ए ग्लोबल मीडिया। सोशल मीडिया हम लोग की आवाज है। और अपने सभी दर्शक से मैं कहना चाहता हूँ, आपके दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, आपके चैनल को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आप लोग हम लोगों की आवाज को उठाते हैं। जैसे आपने बेरोजगारी पे बात किया, आपने कहीं ना कहीं वर्तमान में जो CJR साहब है, गवई साहब के ऊपर जो जूता फेंका गया, कोई मीडिया वाले यहाँ पर, नेशनल मीडिया वाला ये मुद्दे नहीं बताया, ये मुद्दा कोई नहीं उठाता, क्योंकि वो अनुसूचित जाति से है। और अनुसूचित जाति इस देश का कहीं ना कहीं क्रांतिकारी कौम रहा है। ये अनुसूचित जाति के लोग जो हैं, वो भीमा कोरेगांव जैसे बड़े बड़े कांड कर सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी, आप इस देश के युवाओं के साथ, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए। एक छोटा सा स्लोगन, मैं फूल हूँ
साहब बोलिए मैं आप। फूल हूँ, कांटे बनने पर मजबूर ना करो। मैं फूल हूँ, कांटे बनने पर मजबूर ना करो। मैं बुद्धिजीवी हूँ, युद्ध करने पर मजबूर ना करो। इतना जुल्म ना करो भीम के लाडलों को कि कलम चलाने वालों को तलवार चलाने पर मजबूर ना करो। हम भूले नहीं है, भीमा कोरेगांव दोहरा देंगे। जिस तरह से एक याचिका डाली गई थी हरियाणा के, उनका नाम नहीं याद आ रहा है, दलाल करके ऐसा कुछ नाम है, राकेश दलाल शायद ऐसे ही है। उन्होंने एक याचिका डाली थी खजुराहो मंदिर की, जो विष्णु की मूर्ति क्षतिग्रस्त हो गई सीजीआई साहब के पास, तो उसकी याचिका खारिज करने के बाद सीजीआई साहब के ऊपर जूते फेंकने लगे, तमाम तरह की उनका विरोध प्रदर्शन होने लगा। और जो आपके बिहार में बौद्ध गया पर कब्जा पांडवों के द्वारा रचा गया, ब्राह्मणों ने कर रखा है। आप संसा पर देख लीजिए, वहाँ पर बुद्ध स्थल है, वहाँ पर कब्जा कर रखा है। 2 बार सुप्रीम हाई कोर्ट से जीता गया केस। तो इन लोगों को न्याय नहीं मिल रहा, दूसरी तरफ उनको किसी भी तरीके से कहीं ना कहीं हिस्सेदारी दे दी जाती है। ये क्या है? मानेर वहाँ विष्णु की मूर्ति निकाली गई, ये तो कहीं ना कहीं आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की जो भारतीय पुरातत्व विभाग है वो कहीं ना कहीं उस पर अपना निर्णय देगी कि ये बुद्ध की है कि विष्णु की है। क्योंकि जगह जगह पे अगर खुदाई होती है तो बुद्ध निकलते हैं। क्योंकि अयोध्या में बुद्ध की अवशेष मिली और बुद्ध की अवशेष मिली। हम लोग भी तो कह सकते थे कि यहाँ पर बुद्ध, क्योंकि जब हम इतिहास में जाते हैं, साकेत की बात आती है, तो वहाँ पर बौद्धों का बहुत बड़ा मठ हुआ करता था। जब बौद्धों का बहुत बड़ा मठ हुआ करता था, वहाँ पर बौद्ध अवशेष निकले, तो हम लोग भी तो ऐसा कृत्य कर सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग इस देश में संविधान को मानते हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं, ऐसे मनवादी जो वकील हैं, ये संविधान को नहीं मानते हैं। और संविधान को न मानने की वजह से, और एक चीज है, इनको सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है, इनको डर नहीं है। अभी एक मिश्रा नाम का कोई वकील है, उन्होंने कहा कि हम तो गिरफ्तारी देने के लिए आए हैं। अनिल मिश्रा। अरे बताइए, अनिल मिश्रा जी। अब अनिल मिश्रा जी को ये नहीं, हमारे देखिए जी, एक भाई ने कहा जी देखिए हम बुद्ध के वंशज हैं, हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के वंशज हैं, हम सम्मान देने का काम करते हैं, हम सम्मान देने का काम करते हैं। कभी अपमान हमारा भारतीय संविधान नहीं कहता कि अपमान करिए, इसीलिए उनको जी, लेकिन ये जी योग्य नहीं है, ये सच। लेकिन मेरी मानसिकता है कि सम्मान देना चाहिए, सम्मान देने से ही सम्मान मिलता है। लेकिन ऐसी मनवादी व्यवस्था से लड़ने के लिए हम लोग को दृढ़ संकल्पित होकर के आना होगा मैदान में। आदरणीय बहन जी ने भी आज यहाँ पर कहा कि इस मनवादी व्यवस्था को करारा जवाब देने के लिए 2027 में हमने कमर कस लिया है। तो 2027 में अगर कमर कस लिए तो पूर्ण बहुमत की अगर सरकार, क्योंकि 2007 में जो बहन जी की सरकार बनी, 7 से 12 वाली जो कार्यकाल थी वो भी बेमिसाल थी, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार थी। और अगर पूर्ण बहुमत की सरकार बहन जी की दोबारा बनती है, क्योंकि दोबारा बहन जी तो 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं गठबंधन की वजह से 1 बार पूर्ण बहुमत की, अगर दोबारा पूर्ण बहुमत की यानी 5वीं बार अगर इस उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की अगर मुख्यमंत्री बनती है, तो हो सकता है बहन जी कमर कस दे, तो इस देश से नहीं लेकिन इस प्रदेश से मनुवाद का खात्मा हो जाएगा। जैसा कि आपने जिक्र किया कि लोगों के ऊपर, और आपको एक चीज और कहना चाहते हैं, जैसे आपने कहा कि ये अवशेष वहाँ निकला, मैं आपको बता दूं बहुत पहले बामसेफ के द्वारा, आदरणीय वामन बेसराम साहब के द्वारा एक याचिका मतलब डाला गया और पुरातत्व विभाग है, आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, उससे सवाल किया गया कि यानी कि चाणक्य और परशुराम को लेकर के, यानी कि जो भी ये मिथक कथाएं हैं उसका कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं है। और उसमें यानी पूछा गया कि यानी कि जो चाणक्य हैं और परशुराम हैं, क्या ये ऐतिहासिक है? आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से ये बताया गया कि आज तक कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है। जहां भी मिलते हैं बुद्ध ही मिलते हैं, ये बुद्ध की धरती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जाते हैं देश को छोड़ के विदेश में, जब जाते हैं वहां कहते हैं दुनिया ने युद्ध दिया, हमने बुद्ध दिया, हम बुद्ध की धरती से आए हैं, जहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने देश और दुनिया में नाम रोशन किया। विश्व के 6 वैज्ञानिकों में से एक थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। यानी कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और बुद्ध की वजह से हमारे प्रधानमंत्री जी का वहां पर कहीं ना कहीं अनौपचारिक रूप से स्वागत होता है। लेकिन बुद्ध के ही देश में कहीं ना कहीं बुद्ध के विरोध में या बुद्ध के वंशज के विरोध में युद्ध छेड़ा जा रहा है। इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। आने वाले समय में हम लोग बताएंगे, आ रहे हैं युवा सर पे कफन बांध के, फिर हम लोग निकल पड़े हैं, बताएंगे इस व्यवस्था को, बताएंगे इस व्यवस्था को, अपने जूते के नोक से मारेंगे हम लोग आने वाले समय में। विदेश में जब मोदी जी जाते हैं तो कहते हैं हम बुद्ध के देश से आए,
वहाँ राम और कृष्ण का जिक्र क्यों नहीं करते कि हम राम के देश से आए, हम कृष्ण के देश से आए? एक्चुअल में क्या है कि कोई सबूत ही नहीं मिलता है, क्योंकि इतिहास में हमें तो यहाँ पर पढ़ाया यहाँ जाता पर है। राम की बात करते हैं, कृष्ण की बात करते और हैं। कहीं ना कहीं देखिए जातक कथा की चोरी करके लिखी गई है, ठीक है। और कहीं ना कहीं जब जातक कथा से चोरी करके लिखी गई है ये सारी चीजें, यानी जातक कथा की है, तो फिर हम डायरेक्ट बुद्ध की ही बात कर लें, इसीलिए वो बुद्ध की बात करते हैं। कहीं ना कहीं जैसे कहते नहीं है 4 वर्ण व्यवस्थाएं थी तो उसमें सर्वोच्च रखा गया, तो वो मानसिकता कहीं ना कहीं है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी नहीं चला रहे हैं इस देश की कुर्सी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी नहीं चला रहे हैं। फिर कौन चला रहा है? इस देश की वास्तविकता को जानने की जरूरत है। इस देश को वास्तव में आरएसएस चला रहा है, सरसंचालक जो है मोहन भागवत जी चला रहे हैं, और मोहन भागवत के इशारों पे ही काम हो रहा है। कठपुतली का नाम सुने होंगे ना, बस ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आदरणीय बोलिए आप बोलिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जो हैं वो कहीं ना कहीं इस देश में संविधान विरोधी बहुत सारी कृति कर रहे हैं। आपने देखा होगा SC/ST के विरोध में बहुत सारी चीजें अभी आई थी, लेकिन वो सब ठंडे बस्तों में चली गई। और आपको मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश का युवा, इस देश का मूल निवासी बहुजन अब जाग चुका है, अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष करने के लिए बाध्य है। और आपको बता दें अनुसूचित जाति के ऊपर अत्याचार सदैव होता रहा है। आप बता दीजिए कि इस देश का सर्वोच्च नागरिक कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं या राष्ट्रपति होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति को जब मंदिर में नहीं जाने दिया जाता है, उनका पूजा और थाल जो है उसी सीढ़ी पे करवा दिया जाता है, तो फिर हमको आपको अब आप वर्तमान में देख ही रहे गवई साहब के ऊपर जो जूता फेंक दिया गया, वो कहीं ना कहीं भारत देश का सर्वोच्च न्यायालय में चीफ जस्टिस है, उसके साथ में ऐसा घिनौना कृत्य हो सकता है तो किसी के साथ में भी हो सकता है। और ऐसे जो व्यक्ति हैं जिन्होंने किया है उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, ताकि कदापि कोई ऐसा मनुवादी व्यवस्था से ताल्लुक रखने वाला कोई व्यक्ति ऐसा कदापि ना कर पाए। बस छोटा सा सवाल लेंगे, लास्ट सवाल। आपने जिक्र किया और हम भी जानते हैं, जैसा कि गवई साहब के ऊपर जूता फेंका गया, कोई कार्रवाई नहीं। अभी हम आप कोई भी बयान दे दें, कोई भी पोस्ट डाल दें, हमारे ऊपर हो भी चुका है, मुकदमा हो जाता है। और इतने बड़े चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंक दिया जाए और कोई अरेस्टिंग नहीं, कोई सजा नहीं, कोई फांसी नहीं, क्या ये है? हम ये चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं आपसे कि क्या इस देश का युवा ऐसे व्यक्ति को जो संविधान विरोधी है उसके लिए सजा मांगने का प्रयास करेगा? बिल्कुल, इसके लिए हम लोग कहीं ना कहीं बहुत जल्द ही एक प्री प्लान बना रहे हैं अपने संगठन में। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हैं और राष्ट्रीय प्रभारी जी से बातचीत किया जाएगा। इसको लेकर के हम लोग महामहिम राष्ट्रपति महोदय को हर जिला स्तर पे, यानी कि उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, जिसमें में से यानी कि हमारा संगठन जो है पूरे भारत में इस समय 22-23 राज्यों में है और हम लोग 650 जिले में पहुंच चुके हैं। हर जिलों में हम लोग ज्ञापन देने का काम करेंगे, जिससे जो मनुवादी व्यवस्था का जो ताल्लुक रखने वाला जो ये मनुवादी वकील है, इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हुई। इस पे हम लोग गहन चिंतन और मनन करेंगे ताकि ऐसा कृत्य दोबारा ना हो पाए। इसीलिए हम लोग इसके लिए कहीं ना कहीं हो सकता है समय आने पर अगर हमारा नेतृत्व अगर आह्वान कर दे तो हम लोग जन आंदोलन करने के लिए भी बाध्य हो जाएंगे। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक बार चाहेंगे आप अपना परिचय दोबारा दे दीजिए। मेरा परिचय होने से पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की वजह से आज मैं अपना परिचय भी दे पा रहा हूँ। मैं मानता हूँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की देन है। आर्टिकल 19 में अगर वो हमें कहीं ना कहीं जो बाबा साहब अम्बेडकर जी आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है, बोलने की आजादी, उसकी वजह से अपनी बात रख रहा हूँ। तो इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के लिए एक छोटा सा स्लोगन, उसके बाद अपना परिचय, उसके बाद वाणी को भी। बिल्कुल बिल्कुल। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के लिए एक छोटा सा स्लोगन, भीम भारत में अगर आए ना होते, भीम भारत में अगर आए ना होते, शोषित मजलूमों का कोई सहारा न होता, न टूटती गुलामी के बंधन अगर माता भीमा का प्यारा न होता, अगर माता भीमा का प्यारा न होता। मेरा नाम वीरेंद्र आजाद भारतीय विद्यार्थी मोर्चा जिला अध्यक्ष गोंडा व प्रदेश सदस्य भारतीय विद्यार्थी मोर्चा उत्तर प्रदेश। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। कैमरा पर्सन जूली भारती के साथ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।